तो अभी तक हमने देखा था टोटल प्रोबेबिलिटी। अब इसमें ए एक इवेंट है, ठीक है, और पी ऑफ ए को हम ऐसे लिखते थे पी ऑफ ए बाई वन इंटू पी ऑफ ई वन, पी ऑफ ए बाई ई टू इंटू पी ऑफ ई टू, और पी ऑफ ए बाई ई थ्री इंटू पी ऑफ ई थ्री, ठीक है, सो ऑन अप टू पी ऑफ ए बाई ई एन इंटू ई एन, पी ऑफ ई एन, ठीक है। ये इसको हम कहते थे टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, ठीक है। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन है, एक अर्न है, ठीक है, एक अर्न है जिसमें 5 ब्लैक और 5 रेड बॉल्स हैं। फिर ठीक है, तो अर्न मतलब कोई बैग समझ लो या कोई थैली, कुछ भी, मतलब जिसमें 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है और सब सेम है एकदम, स्पेरिकल बॉल सब सेम, मतलब मैं बता नहीं सकता फ़र्क क्या है उन्होंने, 1 2 ना बॉल पे, जैसे पूल टेबल देखा होगा, एक गेम होता है उसमें बॉल पे नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 ऐसे ऐसे, और इसमें इनके कलर होते हैं, जैसे ये मान लो हो गया रेड, ये हो गया ब्लैक, ये हो गया ग्रे, ठीक है, ये हो गया इनके कलर्स, ठीक है। तो एक अर्न थैली जिसमें 5 ब्लैक और 5 रेड बॉल्स हैं, तो इसमें से इवेंट ये है कि a ball is drawn at random, a ball is drawn at random, और फिर मैं बताऊंगा ठीक है, a ball is drawn at random, और फिर and return to the urn with 2 more balls of the same color, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसके बाद नाउ सेकेंड बॉल इज ड्रॉन, कॉमा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, लगते है अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड बॉल इज रेड, ठीक है। तो हमारे पास एक थैली है, मान ऐसी कोई थैली नहीं होती है, लेकिन मान लो ये थैली है, इसमें ये रेड है,
ठीक है, इसमें ये रेड और ये ब्लैक बॉल्स हैं, ये ब्लैक है, ये रेड दिख नहीं रहा लेकिन मान लो रेड है, ठीक है, रेड और ब्लैक बॉल्स है। अब इसमें से मैंने एक बॉल उठाया, ठीक है, थैली बंद है, बंद है ये थैली। अब इसमें से मैंने हाथ डाल के एक बॉल उठाया, तो या तो वो रेड हो सकता है या तो ब्लैक हो सकता है, उन दोनों के अलावा कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो या तो रेड बॉल होगा या तो ब्लैक बॉल होगा। तो अगर मैं इसमें से एक बॉल उठाऊंगा, बॉल ड्रॉन, तो या तो वो रेड होगा या तो ब्लैक होगा। तो ये या फिर तो बॉल ड्रॉ करूंगा तो या तो रेड होगा या तो ब्लैक होगा। तो अगर वो रेड होगा तो क्या होगा, अब उसमें लिखा है कि एन अर्न कंटेन्स, क्वेश्चन और एक बार समझ लेते हैं। एन अर्न कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 5 रेड बॉल्स। एक अर्न में 5 ब्लैक और 5 रेड बॉल्स है, और एक बॉल रैंडमली ड्रॉ किया है हमने, ठीक है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। और फिर जो भी बॉल हमारे पास आई है रैंडमली ड्रॉ करके, रेड आई, चलो रेड आई मान लो, तो बोले फिर उसको वापस उस थैली में डाल दिया है विथ 2 more बॉल्स ऑफ द सेम कलर। मतलब अगर मेरे पास रेड आया, मैंने बॉल्स निकाले और मेरे पास रेड आया, तो मैंने उसमें फिर वापस 3 रेड बॉल डाल दिए, ये वाला तो डाल ही दिया, और साथ ही साथ 2 और डाल दिए ऑफ द सेम कलर। तो इसमें अब ये थोड़ा थैले में कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, रेड का नंबर बढ़ जाएगा। पहले ये 5 और 5 थे, है ना, 1 2 3 4 5, तो अभी मैंने एक निकाला एक बॉल निकाल दिया इस थैली में से, तो 4 रेड और 3 ब्लैक हो गए। अब मैंने ये तो डाला ही, ये तो डाला ही, इसके साथ 2 और डाल दिए अगर रेड आया तो कितने हो गए, 5 6 और 7 हो गए। ये ऐसे कंपोजिशन चेंज हो जाएगा इनका। तो वही पूछ रहा है, अब जब कंपोजिशन चेंज हो गया तो जो मैंने सेकंड बॉल ड्रॉ किया उसका क्या कलर होगा, मतलब उसका जो भी कलर होगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो सेकंड बॉल ड्रॉ करूंगा वो रेड हो, है ना। तो इसको हम एक काम करते हैं, डायग्राम की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। मंकी, ठीक है, तो अगर मान लो रेड आ गया तो ब्लैक तो 5 ही रहेंगे, ब्लैक 5 ही रहेंगी, वाइट कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी रेड कितनी हो जाएंगी, 7। ये हो गया। अब अगर ब्लैक आ गया तो क्या होगा, रेड 5 ही रहेगी, और ब्लैक कितनी हो जाएगी, 5 के अलावा मैंने कितनी और डाली, 5 में से 1 निकाल दी, 5 में से 1 निकाल दी, है ना, अब तो बची 4, और मैंने उस बॉल के साथ साथ 2 और बॉल डाल दी, तो टोटल 3 बॉल अंदर चली गई, तो टोटल हो गया 7।
ठीक है। ये हो गया सीन। तो ये हमारे दोनों केसेस हमने बना दिए डायग्राम फॉर्मेट में। तो प्रोबेबिलिटी में अगर कोशिश करो, अगर बॉल आए या कार्ड्स आए, तो उसको किसी भी छोटे डायग्राम से, अगर ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाओ तो छोटे डायग्राम से उसको डेपिक्ट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम की क्लैरिटी हो जाएगी, वो थोड़ा सा ना समझने में आसानी हो जाएगी उसको। अगर मान लो इसकी जगह मेरे पास कोई कार्ड होते, ठीक है, अगर कोई कार्ड होता तो फिर इक्का मतलब रेड चाहिए डायमंड्स का, तो मैं उसको लिख देता डायमंड्स का रेड, और फिर वो निकाल लिया तो डायमंड्स का रेड ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर मैंने दूसरी गड्डी से मान लो और एक डायमंड्स का रेड डाल दिया, तो मतलब सारे डाल दिए, तो फिर जो चेंज होगा उसको फिर ऐसे ऐसे लिख देंगे, दूसरी गड्डी के भी डायमंड्स आ गए। तो मतलब ऐसे कई सारे होते हैं, इसको हम अच्छे से और एग्जांपल्स में देखेंगे। अभी हम एग्जांपल्स करेंगे थोड़ी देर बाद, चिंता की कोई बात नहीं है। तो 5 रेड बॉल्स थे, 5 ब्लैक बॉल्स थे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बॉल ड्रॉ किया, हाँ, और फिर ये है बॉल रिटर्न। और ये क्या है, ये फाइनल स्टेटस है। और ये इनिशियल स्टेटस है, ठीक है। पहले 5 रेड और 5 ब्लैक थे, उसके बाद फिर एक बॉल ड्रॉ किया, फिर या तो रेड होगा या तो ब्लैक होगा। उसके बाद फिर अगर वो रेड हो गया तो फिर उसमें मैंने और 2 रेड बॉल डाल दिए इसको डालने के साथ ही साथ, तभी 7 रेड और 5 ब्लैक हो गए। और अगर ब्लैक निकला तो वही काम करूँगा मैं, तो फिर 5 रेड और 7 ब्लैक हो गए। तो ये हो गया। तो फाइनली ये पूरा फ्लो चार्ट बन गया। प्रॉब्लम कैसा है, अब मुझे निकालना है कि मैंने इसमें से कोई भी बॉल ड्रॉ किया तो फिर उसके बाद में लास्ट में रेड होने की प्रोबेबिलिटी, रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब लास्ट वाले से रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ठीक है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला इवेंट हो गया। कैसे बताऊं, क्योंकि अगर रेड मैं इसमें से गिनता हूँ, मतलब इसमें मैं फेवरेबल केसेस डालता हूँ रेड के, तो वो डिपेंड करेगा कि मेरा फर्स्ट ड्रॉ में रेड आए। अगर मेरा फर्स्ट ड्रॉ में रेड आ गया तो मैं तो ये वाला केस लूँगा, और अगर मेरा फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक आ गया तो मैं ये वाला केस लूँगा, क्योंकि हमारा जो थैली है उसमें जो भी कंपोजिशन है, कंपोजिशन या जो भी बॉल्स का जो नंबर है वो चेंज हो रहा है। वो डिपेंड करता है पहले वाले में रेड आएगा या ब्लैक आएगा, ठीक है। और पहले वाले में रेड आएगा ब्लैक आएगा हमें अभी तक नहीं पता है ना, इसलिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं उसकी। तो चलो ये बन गया फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट एक साइड में बना देते हैं, इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म, कॉम्पैक्ट फॉर्म या मतलब छोटा फॉर्म बनाने की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में कई बार जो बड़े बड़े क्वेश्चंस अभी आएंगे उनमें ऐसा होता है कि डायग्राम बनाने से, ऐसे नॉर्मली करने पे वो बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन डायग्राम बनाने से बहुत इजी हो जाते हैं वो, है ना। तो इसको भी इरेज कर देते हैं। अभी डायग्राम बनाने का फ़ायदा क्या होता है पता है, हमें क्वेश्चन बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं तो हमें बार बार देखना पड़ेगा कि बॉल इज़ ड्रॉन और क्या क्या लिखा है पता नहीं। और हम लोग ऑब्वियसली क्या, ये तो बहुत मतलब अच्छे से जानते हैं कि हम लोग फ़ोटो से ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो साइड में बना देते हैं। रेड को R लिखते हैं, ब्लैक को B लिखते हैं, ठीक है। रेड को R और ब्लैक को B, तो 5 रेड 5 ब्लैक, इसमें से बॉल ड्रॉ।
बॉल ड्रॉ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें इवेंट सब पता चल गया ना कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। पहले बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, फिर दूसरी बार भी दूसरा बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। और पहले बॉल ड्रॉ करने के बाद हम लोग 2 बॉल और ऐड कर रहे हैं ऑफ द सेम कलर, उसके बाद फिर दूसरी बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो भी बॉल ड्रॉ करेगा, तो अगर वो रेड निकला और ब्लैक निकला, 2 ही केसेस होंगे, तो रेड निकला तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 7 रेड 5 ब्लैक, और इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 5 रेड 7 ब्लैक, ठीक है। अब ये हो गया हमारा ओवरऑल फ्लो। ये हमारी एक थैली है, अर्न जिसे हम बोलते हैं, और ये थैली का फाइनल कंपोजिशन है, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट में हो गया। तो अब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालना के मतलब स्टार्ट करते हैं, तो हम मतलब स्टेप वाइज चलते हैं। पहले तो स्टेप होंगे इवेंट डिफाइन करना। इवेंट डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आंसर नोट डाउन करते रहना। तो अब हम इवेंट डिफाइन करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो मान पहला इवेंट क्या हो गया, फर्स्ट ड्रॉ, है ना। हमारा पहला इवेंट है फर्स्ट ड्रॉ। इवन हमने लिखा इवेंट 1, इवन मतलब इवेंट 1, ठीक है। E1 फर्स्ट बॉल, इवेंट 1 हो गया मतलब फर्स्ट बॉल ड्रॉ, तो या तो रेड होगा या तो ब्लैक होगा। तो इवेंट 1 होगा फर्स्ट बॉल इज रेड। इवेंट 2 हो गया फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो कि हमने फर्स्ट बॉल ड्रॉ है उसको इवेंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि ड्रॉ तो हम ऑब्वियसली कर रहे हैं, है ना। उसमें फेवरेबल केसेस अनफेवरेबल केसेस की बात क्यों ही करेंगे जब हम कर ही रहे हैं। वो तो हम प्रोबेबिलिटी की बात तभी करते हैं जब कोई चीज़ अनसर्टेन होती है, हमें उससे रिजल्ट के बारे में एग्जैक्टली पता नहीं होता। हमें रिजल्ट पता है कि या तो रेड आएगा या तो ब्लैक आएगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है। या तो अगर मैं मान लो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो या तो एक्सपेरिमेंट होगा या नहीं होगा, मतलब सक्सेसफुल होगा या फेल हो जाएगा, लेकिन दोनों में से क्या होगा वो मुझे नहीं पता। अब वो डिपेंड करेगा प्रोबेबिलिटी पे। अगर मान लो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी मान लो 0.9 है, इवेंट प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, और फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.1। अब ये डायरेक्टली कैसे लिख दिया, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 0.9 तो ऐसे ही लिख दिया, कोई रैंडम नंबर, ठीक है, 0 और 1 के बीच में। अब फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.1, वो इसलिए क्योंकि इन दोनों का सम है ना 1 होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई और केस नहीं है हमारे पास, है ना। तब सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है फेल होने की प्रोबेबिलिटी से, तो मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा है ना। अगर ये उल्टा होता, ये अगर कुछ 0.1 होता और ये 0.9 होता तो उल्टा केस हो जाता। हम लोग मैथ्स में अक्सर ऐसा करते हैं कि किसी भी चीज़ के साथ एक नंबर जोड़ देते हैं ताकि हमको डिस्टिंग्विश हो जाए। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि 20 कौन सा भारी है, ये 2 बैग दे दिए, आपको वो देख के बताने हैं कि कौन सा भारी है। दोनों इतने बड़े हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब साइज़ का डिफरेंस नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक इतना छोटा है और एक इतना बड़ा है, दोनों आसपास साइज़ के ही हैं 2 बैग। अब मैं आपको बोलूँगा देख के बताना आपको कौन सा भारी है। आप उनको छू नहीं सकते, कुछ डेंजरस है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, दोनों बैग एक जैसे हैं तो कैसे पता चलेगा कौन सा भारी है।
लेकिन अगर मैं एक के साथ एक नंबर जोड़ दूं कि मान लो ये 20 किलो का है और ये 100 किलो का है, तो आप सोचोगे ठीक है 20 किलो वाला तो जैसे तैसे उठा लेंगे, 100 किलो वाला तो नहीं उठ पाएगा, तो ये ज़्यादा भारी है, हमसे नहीं उठ पाएगा क्योंकि वो ज़्यादा भारी है और जो हमारे स्ट्रेंथ है, हमारे उठाने की कैपेबिलिटी है या जो क्षमता है उसकी कुछ लिमिटेशन है, 20 किलो 30 किलो 60 किलो, है ना। तो ये हो गया। तो इसमें ऐसा होता है हम नंबर जोड़ देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में भी हम ऐसा ही करते हैं कि जो चीज़ की हमको लगता है कि चांसेस ज़्यादा होगी आने होने की, जैसे आज मान लो बारिश होने की चांसेस ज़्यादा है, तो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो उसको प्रोबेबिलिटी 0 से 1 होती है हमेशा, तो बारिश होने के चांसेस है ना 1 की तरफ होंगे ज़्यादा, है ना। देखो ऐसा होता है, 0 मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, और यहाँ पे 1 है, 1 मतलब जीरो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, और 1 मतलब श्योर इवेंट, 1 मतलब होना ही होना है ना। और ये लाइन है ऐसी। तो अगर बारिश होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ये हमारा इवेंट का मीटर है, मान लो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा 1 की तरफ रहेगा, है ना। हो भी सकता है अगर मान लो कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी इतनी थी और आज इतनी है, तो मैं बोलूँगा कल से, ये कल वाला मार्क है, कल, ये कल वाला मार्क है और ये आज वाला मार्क है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि बारिश होने की प्रोबेबिलिटी आज कल से ज़्यादा है, आज की बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कल से ज़्यादा है, मतलब आज बारिश ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा चांसेस है बारिश होने के, है ना। तो ये हो गया। तो हम लोग हमेशा जहाँ पे अनसर्टेनिटी है उसको इवेंट डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट बॉल रेड है, फर्स्ट बॉल ब्लैक है, ओके। ये हो गया मेरे 2 इवेंट्स। अब मेरा जो फाइनल इवेंट है वो क्या है, दोनों में से रेड ड्रॉ करना, है ना। ये मेरा फाइनल इवेंट है, मुझको दोनों में से फाइनली रेड बॉल निकालनी है एक, है ना। तो सेकेंड बॉल इज रेड, ठीक है। अब ये हो गया। तो मैंने इवेंट्स डिफाइन कर दिए। अब मैं सैम्पल स्पेस लिख देता हूँ। तो मेरा टोटल सैम्पल स्पेस है वो क्या होगा, पहले 5R और 5B, है ना। सैम्पल स्पेस ऐसे ही देख लेते हैं, लिखने की भी ज़रूरत नहीं। 5R 5 रेड और 5 ब्लैक, ये मेरा हो गया इनिशियल सैम्पल स्पेस। हाँ, अब टोटल सैम्पल स्पेस, सॉरी। अब इसमें से मैं रेड और ब्लैक निकालूंगा। तो इसमें से फेवरेबल केसेस कितने हैं रेड के, 5, है ना। और टोटल केसेस कितने हैं, 5 + 5 10। ये बैग है, ठीक है। है ना। तो इसमें मुझे नहीं पता कितने बॉल हैं, मुझे पता है बस 10 बॉल है इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 बॉल्स हैं, है ना। अब मैं इसमें से एक बॉल उठा रहा हूँ, तो या तो रेड निकलेगा या तो ब्लैक निकलेगा, है ना। तो मुझे पता है 5 रेड और 5 ब्लैक है, तो 5 मेरे पास 5 रेड हैं, उनमें से कोई भी एक आ सकता है। तो फेवरेबल केसेस मेरे पास 5 है और टोटल केसेस 10 है ना। तो अगर मैं देखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या है, फर्स्ट ड्रॉ में रेड आ जाए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल केसेस बाय अनफेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस 5 है, अनफेवरेबल केसेस 10 है। तो 5/10 =
1/2, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम सेकंड का देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब ब्लैक हो, तो ब्लैक भी सेम नंबर में 5 है ना, तो ये हो गया 5/10। टोटल केसेस हमेशा 10 हैं फर्स्ट ड्रॉ के लिए, ठीक है। इस केस में रेड भी 5 थे, ब्लैक भी 5 है, तो सेम आ गया 1/2 1/2, है ना। अब देखते हैं, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। अब मैं इस वाले केस में रेड ड्रॉ कब करूंगा, जब मेरा फर्स्ट ड्रॉ रेड हो चुका है। आप समझे, मतलब मैं ये वाला बोलता था ना, P of A by B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B has already occurred, है ना, तो B ऑकर हो चुका है। यहां पे हमारा B क्या है, E1 है, E1 या E2। तो अगर E1 ऑकर हो चुका है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगी, इसमें से लिखी जाएगी। और अगर E2 ऑकर हो गया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होगी, ये होगी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कि मैं दूसरे ड्रॉ में रेड निकालूंगा, जब मेरा पहले ड्रॉ में रेड आ गया है, क्या होगी। अब फेवरेबल केसेस 7 हैं। अब मैंने थैली में देखा कि 7 रेड है, 5 ब्लैक है और 12 टोटल बॉल है, तो कितना हो गया, फेवरेबल केसेस 7, टोटल केसेस 12, है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2, प्रोबेबिलिटी कि मेरा सेकेंड ड्रॉ में बॉल आए जब मेरा फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक आया था, तब अभी अलग है। अभी मुझे पता है कि 7 ब्लैक है, पिछली बार 7 रेड थे, अभी 7 ब्लैक है और 5 रेड है। टोटल बॉल्स अभी भी 12 है। तो ये हो गया फेवरेबल केसेस 7 सॉरी, अभी 5 रेड है ना, मुझे रेड निकालना है, तो 5/12 है। ये हो गया रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। अभी क्या है, मुझे प्रोबेबिलिटी रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब मुझे फाइनली रेड चाहिए। रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब ये निकालेंगे हम। ए इवेंट का डिफाइन किया था सेकंड बॉल इज रेड, सॉरी मुझे फाइनली सेकंड रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो P ऑफ ए क्या होगा, सेकंड बॉल इज रेड, है ना। तो P ऑफ ए जो हमने डिफाइन किया था, मुझे ये वाला केस नहीं निकालना, ये वाला केस भी नहीं निकालना, मुझे पूरी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पूरी प्रोबेबिलिटी या टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये हमको टोटल प्रोबेबिलिटी देता है सब केसेस को कंसिडर करते हुए। मतलब अगर इसमें तो ठीक है, रेड आया तो ये हो गया, ब्लैक आया तो ये हो गया, तो हमने इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली और फिर बाद में टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उस हिसाब से। और अगर मान लो और भी केसेस होते तो उनको भी कंसिडर करते हैं। तो फाइनली इसको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें टोटल प्रोबेबिलिटी देती है सारे केसेस को कंसिडर करते हुए, E1 E2 E3 En तक जितने भी केसेस हैं, सब केसेस जितने भी होंगे। मान लो ये अर्न है, इसमें रेड आया, ब्लैक आया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बहुत सारे नीचे नीचे जितना भी फैलना चाहिए फैल सकता है। हम सारे केसेस कंसिडर करेंगे और फाइनली हमको जो गिवन कंडीशन है उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी और वो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी होगी पूरे सिनेरियो को देखा जाए तो, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगे फॉर्मूला के हिसाब से P ऑफ A by E1 मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ E1 प्लस P ऑफ A by E2 मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ E2, है ना।
हो गया ये। तो अब हम धीरे धीरे वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमारे पास सारी वैल्यूज़ है, a बाई E1 है, E1 है, a बाई E2 है, E2 है यहाँ पे, ठीक है। तो a बाई E1 की जगह a बाई E1 पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया 7/12 सॉरी। और E1 की जगह क्या आ गया, P ऑफ E1 की जगह 1/2। a बाई E2 की जगह क्या आ गया 5/12, a बाई 2 की जगह 5/12 आ गया, ठीक है 5/12। और E2 की जगह क्या आ गया 1/2, 1/2 है ना। तो इसको वापस अच्छे से लिख देते हैं, थोड़ा दूर दूर भाग गया ये। 7/12 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 प्लस 1/2 इंटू 5/12 है ना, ठीक है। तो अब हम 1/2 कॉमन ले लिया, 7 प्लस 5/12 ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 12/12, ये हो गया कट गया, फाइनली आ गया 1/2। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कि सेकेंड बॉल रेड हो 1/2 आ गई, ठीक है। ये हो गया एक एग्जांपल टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का। अब इसको हम कार्ड्स के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। कार्ड्स के लिए देखते हैं कैसे एक्सटेंड होता है। अभी कार्ड्स हमें पता है 52 कार्ड्स होते हैं, अगर जोकर हटा दे तो ये डायग्राम काम आया ना, डायग्राम बहुत काम आते हैं। अगर हमें अभी भी वो बड़ा सा पैराग्राफ होता, क्वेश्चन का वो पढ़ना होता, बार बार थोड़ी ना पढ़ते, डायग्राम पे एक नज़र मार के हमें फटाक से समझ में आ जाता था।